बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBSc बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024। और स्टूडेंट्स, हम आज 2015 के सेकंड पेपर का ऑब्जेक्टिव जो है डिस्कस करेंगे और उसमें साथ साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2015 का सेकंड ऑब्जेक्टिव का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज़। तो यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गिवन है। इससे सबसे पहले हम मोल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इसके मोल्स अगर हम देखें सल्फर डाइऑक्साइड के तो वो आएंगे 64 डिवाइड बाई 64, क्योंकि इसका मोलर मास भी 64 ही है, 1 मोल है। अब हमारे पास क्या है कि 1 मोल जो है सल्फर डाइऑक्साइड का, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। 1 मोल ऑफ सल्फर एटम्स होते हैं एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यानी टोटल 3 मोल्स जो हैं वो एटम्स के होते हैं 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ एटम्स होते हैं। अब हमने क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। तो एटम्स के मोल्स, ठीक है, मोल्स ऑफ एटम्स यानी उसके अंदर कितने मोल्स ऑफ एटम्स हैं इनटू एवोगैड्रोस। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 6.02 10⁻23 और ये आ जाएगा आपके पास 18.06 इंटू 10⁻23 और अगर 24 में करना है आपको तो ये 1.8 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ छोटी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी हाई होगी। तो यहाँ पर आपको देखने में नज़र आ रहा है कि सबसे कम वेवलेंथ जो है वो एक्सरेज की है, तो इस वजह से वही जो है वो हाईएस्ट एनर्जी रेडिएशंस होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू MOT द स्पीशी O2+1 पोजेसेस, यानी O2+1 में हमारे पास उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम O2+1 का जो है ना देखते हैं MOT हम ड्रॉ कैसे करेंगे। यानी इसमें O2+1 कैसे बन रहा है, यानी इसमें 2 ऑक्सीजन तो हैं लेकिन एक नॉर्मल ऑक्सीजन है एटॉमिक और एक जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है। इसी वजह से ये जब दोनों मिलते हैं तो O2+1 साइन आता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों के ऊपर +1 ना डाल दीजिएगा। ठीक है, अब देखें जो नॉर्मल ऑक्सीजन है उसमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 1s2 2s2 2p में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो जो O+1 है उसमें से 2p में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। ठीक है, मीन्स के p's में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 7। अब हमने क्या करना है, एनर्जी लाइन ड्रॉ करनी है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास यानी एक साइड पे हमारे पास नॉर्मल ऑक्सीजन है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन का आइन है। ठीक है, कैटाइन है और दरमियान में O2+1। ठीक है, ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। ठीक है, वैसे तो 2s आप ड्रॉ करें ना करें, ठीक है, क्योंकि उसमें से तो इलेक्ट्रॉन फिल होके इस तरीके से पूरे ही फिल हो जाते हैं। तो सिंपल अगर हम पीस के ऊपर काम करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में आप जो है वो जब सॉल्व करेंगे तो इसको ना ड्रॉ करें, रफ पे सिर्फ इन्हीं को ड्रॉ करें। ठीक है, कि एक साइड पे फुल ऑक्सीजन है तो 1 2 3 और ये 4 और दूसरी तरफ 1 2 3, टोटल आपके पास 7 हो जाएंगे ना। एक साइड पे 4 और दूसरी साइड पे 3। ठीक है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं। तो आप फिल करेंगे तो देखें कैसे फिल होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये 7 आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए हैं। तो अब इसमें आपको क्या पता चल रहा है, अब हम वो प्रॉपर्टीज़ ज़रा देख लेते हैं। जैसे कि पूछा हुआ है कि डायमैग्नेटिक करैक्टर है, तो पहली बात है डायमैग्नेटिक करैक्टर तो नहीं है, क्योंकि लास्ट फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी नहीं है, ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया। अच्छा, इसकी स्टेबिलिटी मोर है, ज़्यादा है देन ऑक्सीजन। ठीक है, अभी तो हम इसको नहीं देख पा रहे कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा या नहीं, लेकिन हम पहले बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टेबिलिटी किससे पता चलती है कि जब हम ऑक्सीजन का भी ड्रॉ करें, क्या कहते हैं, MOT डायग्राम ड्रॉ करें, तो जिसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लोअर ऑर्बिटल में होंगे ना, लोअर
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में उतना ही वो स्टेबल होता है, और जितना हायर पे जाता रहता है वो अनस्टेबल होता रहता है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग में कितने हैं, यानी ये 2 हैं और ये 6 हैं, ठीक है। टोटल बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और ये 6, तो ये होगा 8, ठीक है। 8 माइनस, और अगर आपने इसको नहीं शो करना तो आप सिंपल 6 से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम 6 से कर लेते हैं, हम सिर्फ अगर पीस को ड्रॉ कर रहे हैं तो हम 6 से कर लेते हैं। 6 लोअर में है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग में 1 है, तो ये आएगा 5/2, तो ये आ जाएगा 2.5, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 ही बन रहा है, ठीक है, ये करेक्ट बन रहा है। दूसरा, अगर हमने इसको ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करना है तो हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की जो सिंपल MOT है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिस ना करता, ठीक है, ऑक्सीजन, तो ये यहाँ पर हमारे पास ये इस तरीके से होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, अगर हम सिंपल ऑक्सीजन का भी देख रहे थे तो उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 2p(y) और 2p(z) में, और जो है वो O2+1 में जब हम एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं तो उसमें 2p(y) में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो उस लिहाज से हायर यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जितने कम इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उतनी ही स्पीशीज स्टेबल होती है, तो इसका मतलब है O2+1 जो है वो मोर स्टेबल होगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, डी वाला भी ठीक है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी हमने कैलकुलेट किया 2.5 है, ठीक है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट होते हैं तो आपने कोई एक करेक्ट को लगा लेना है, लेकिन उसके ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं वैसे भी, ठीक है। तो इसमें दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2.5, ठीक है, ये है, और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है देन सिंपल ऑक्सीजन, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, equal masses of methane and hydrogen are mixed in a container at 25 degrees centigrade. The fraction of total pressure exerted by, अब स्टूडेंट्स, अब इनने हमें इक्वल मास कहा है, मास बताया नहीं है, तो हम जर्नल x लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय मीथेन, यानी टोटल प्रेशर का कितना, मतलब प्रेशर, टोटल प्रेशर में से कितना प्रेशर जो है वो मीथेन एग्जर्ट कर रहा है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन फाइंड आउट करने के लिए तो वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। तो अब हम अगर ये टोटल प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, इक्वालिटी का साइन भी कांस्टेंट होता है, अगर हम इसको निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन के। तो बेसिकली हम मोल फ्रैक्शन निकाल लें तो वही हमारे पास उसी लिहाज से हमारे पास जो है वो पार्शियल प्रेशर का भी आंसर होगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन कैसे फाइंड आउट होगा, मीन्स के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन होने चाहिए, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। तो अब हमें मैसेज बस बोल दिए कि इक्वल मैसेज ले लिए हमने, तो वो इक्वल मैसेज का हम क्या मतलब लेंगे, मतलब हम उसको x कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम मोल्स मीथेन के निकालना चाह रहे हैं तो x डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जो है वो हमारे पास x डिवाइड बाय 16 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते जाएंगे इस तरीके से, यानी x डिवाइड बाय 16 तो आ ही जाएगा, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास ये जो पूरा फ्रैक्शन है, ठीक है, तो इसको हम ज़रा ऊपर कर लें, अगर ये जो पूरा का पूरा नीचे फ्रैक्शन आया हुआ है ये बिल्कुल ऊपर अगर चला जाएगा, बल्कि इसको हम अभी इसको इसी के साथ ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। x डिवाइड बाय 16 तो ऊपर है ही है, ठीक है, नीचे वाले का जो है वो एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 नहीं आएगा, सॉरी 16 आएगा एलसीएम, 2 और 16 का एलसीएम 16 आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 8 से 16 तो 8x आ जाएगा, ठीक है। टोटल यानी अगर हम इसको ऐड करें तो ये 9x आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहीं पे सेट कर देती हूँ 9x, ठीक है, 9x आ जाएगा। अब इसको आप जो है वो ये ईजी कर सकते हैं, मतलब x डिवाइड बाय 16
मल्टीप्लाई बाय 16 जो बिल्कुल नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, 16 डिवाइड बाय 9x, ठीक है। तो 16 से कट जाएगा, x से कट जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/9। तो ये प्रॉपर आपने जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, 1/9 इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारे पास रिएक्शन है, इक्वेशन बता रही है एंथैल्पी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। क्या ऐसा हो कि इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम रिएक्टेंट्स बढ़ाएंगे तो भी राइट साइड पे जाएगा, यानी ऑक्सीजन डालेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, और वॉल्यूम कम होने से नंबर ऑफ मोल्स जिस तरफ कम है उस तरफ जाएगा रिएक्शन, ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स वाली साइड पे कम है, ठीक है। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड साइड पे जाएगा। बेसिकली कैटलिस्ट एक ऐसा है ऑप्शन हमारे पास कि कैटलिस्ट ऐड करने से जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन दोनों ही इंक्रीज कर देता है कैटलिस्ट। दैट्स वाई हम कहते हैं कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट का जो है वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो जितनी तेज़ी से फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहा है उतनी तेज़ी से रिवर्स रिएक्शन भी कर रहा होता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिडिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें, मैग्नीशियम और सोडियम तो मेटल्स हैं, सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड है, सल्फर जो है वो हमारे पास नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स जब वाटर से मिलते हैं, ठीक है, तो वो एसिड्स बनाते हैं, तो इस वजह से ये एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, if the reduction potential for the four divalent atoms, यानी ये सब डाइवेलेंट है, डाइवेलेंट का मतलब है कि x+2, y+2, z+2, w+2, ठीक है। ये सारे 4 डाइवेलेंट्स आपको दिए हुए हैं, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल्स ये हैं, ठीक है। एक की -1.46, -0.36, माइनस नहीं है 0.51 और -1.24 वोल्ट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा ताकि आपको अकॉर्डिंग टू रिडक्शन पोटेंशियल्स आप इनको अरेंज कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी नज़र आ रही है ना, ठीक है, उसको हम डाउनवर्ड जो है वो शो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेना कि ये वाली जो है वो x है, ये y है, ये z है और ये w है, ठीक है, क्योंकि x y z और w की फॉर्म में ये दिया हुआ था, ठीक है। तो जो हमारे पास सीरीज़ होती है ना, एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ द मेटल्स, तो उसमें सबसे ऊपर जो है वो मेटल्स होंगी जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन करती होंगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो शो करती हैं वो ज़्यादा एक्टिव मेटल्स होती हैं, ठीक है, एक्टिव मेटल्स होती हैं और उनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत होती है, और इस वजह से जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है उनको हम बॉटम पे रखेंगे, और वो जो है वो लेस एक्टिव मेटल्स होती हैं, लेस एक्टिव, ठीक है। क्योंकि मेटल का मतलब ही यही है कि वो चीज़ मेटल हम कहते हैं कि जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करे, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं तो इट मींस कि वो एक्टिव मेटल्स होती हैं और उनकी ऑक्सीडेशन करने की पावर ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर 0.51 मतलब Z, इसका मतलब है सबसे नीचे है, रिडक्शन पोटेंशियल उसकी सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस 1.46 हो जाएगा, मतलब x हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो -1.24 हो जाएगा, मतलब W हो जाएगा। फिर उसके ऊपर -0.36 है तो वो हो जाएगा Y, ठीक है। इस तरीके से है Y, W, X और Z। अब पूछा हुआ है कि X विल रिप्लेस Z स्क्वायर। अब जो भी मेटल ऊपर है ना, ये एक्टिविटी सीरीज़ जो आपने बना दी है, जिसमें आपने जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उनको बॉटम पे रखेंगे, जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है उनको ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से जब आप अरेंज कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसमें देखें मैंने ये जो है पूरी एक नंबर सिस्टम लगाया है। इसमें आपको पता है जब जैसे हम लेफ़्ट जाते रहेंगे तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो पहले जो पॉजिटिव वैल्यू है 0.51 वो यहाँ पे लगा दी है मैंने, ठीक है। उसके बाद 0.36 आता है, फिर उसके बाद और आगे जाएंगे तो -1.24 आएगा, फिर और आगे जाएंगे तो -1.46 आएगा, ठीक है। तो इस लिहाज से मैंने ना जो यहाँ पर जो है ना पहले ऊपर वो लगा दिया, y लगा दिया, y नहीं है ऊपर, सबसे पहले x है, फिर w है, फिर यहाँ पर हमारे पास y है, ठीक है, इधर y होना चाहिए था और फिर z होना चाहिए था,
ठीक है। ये अब हमारे पास आ गया सही प्रॉपर। अब देखें जो ऊपर होगी ना मेटल वो अपने से नीचे वालों को रिप्लेस कर सकती है। जैसे कि एक्स है वो वाई डब्ल्यू वाई और जेड को एक्वा सोल्यूशन में से रिप्लेस कर सकती है। डब्ल्यू जो है वो वाई और जेड को कर सकती है। वाई जो है वो सिर्फ जेड को रिप्लेस कर सकती है। जेड किसी को नहीं कर सकता क्योंकि जेड सबसे नीचे है और वो अपने से ऊपर वाली मेटल्स को एक्वा सोल्यूशन में से रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब हम पढ़ते जाते हैं। ऑप्शन एक्स विल रिप्लेस Z+2। ठीक है, x विल रिप्लेस Z+2, ठीक हो गया। y विल रिप्लेस Z+2 फ्रॉम द एक्वा सोल्यूशन, ठीक है, y भी कर सकता है। w विल रिप्लेस Z+2, यस w भी कर सकता है क्योंकि Z+2 सबसे बॉटम पे है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन डी है। ठीक है, तो ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, इनको अच्छे से अंडरस्टैंड किया करें क्योंकि यही SLO बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और उस वक्त कम टाइम में आपने इनको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द टेम्परेचर एट विच द पार्शली इमिजिबल पेयर ऑफ द लिक्विड्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल फेज इज कॉल्ड। तो ये आपने फिनोल वाटर सिस्टम बहुत डिटेल से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने इसको तैयार किया है। तो ये अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर इसको कहते हैं, जिसमें इमिजिबल लिक्विड्स जो हैं उनका जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो आस्ता करके एक टाइम आ जाता है, एक टेम्परेचर आ जाता है जिस पर दोनों लेयर्स जो हैं वो होमोजीनियस होकर जो है वो सिंगल फेज बना देती हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर और इसका पेपर में आपसे फिनोल वाटर सिस्टम भी पूछा जाता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। पॉलीमॉर्फ सब्सटेंसेस हैव। तो पॉलीमॉर्फ्स का हमारे पास क्या होता है, सेम केमिकल एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये वैसे बेसिकली आपने पॉलीमॉर्फ्स की ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पढ़ी नहीं है क्योंकि ये असल में उसमें से आया क्वेश्चन पंजाब की बुक में से। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपकी बुक में डिटेल से नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म आपने पढ़ा तो है, बस डेफिनेशन की हद तक पढ़ा हुआ है, डिटेल्स आगे नहीं है, आपकी बुक में से एक्सक्लूड करके दी गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द बफर सोल्यूशन ऑफ pH 4.76 इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। अब ये कहते हैं कि अब हमारे पास ये pKa एसिटिक एसिड का pKa जो है वो 4.76 था। ठीक है, और उसका pH ऑफ द बफर सोल्यूशन भी 4.76 है। तो वो कहते हैं कि अगर आप ये कैसे होगा कि अगर हम एसिड की कौन कौन सी क्वांटिटीज़ लें। ठीक है, तो बेसिकली हमें pH ऑफ द बफर सोल्यूशन का जो है वो फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, वो क्या होता है, pKa प्लस log concentration of salt over acid। ठीक है, इसी तरह pH ऑफ यानी अगर आपने बेसिक फाइंड आउट करना है POH आपने बेसिक बफर का फाइंड आउट करना है, POH हो जाएगा तो यहाँ pKb हो जाएगा, यहाँ log salt over base हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब उन्होंने हमें कहा हुआ है कि 4.76 pKa की वैल्यू है और pH ऑफ द बफर सोल्यूशन भी 4.76 ही आ रही है। ठीक है, आंसर इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ये 1 के इक्वल कैसे होगा, तो या 1 के इक्वल नहीं 0 के इक्वल, तो 0 के इक्वल कैसे होगा, अगर आप सॉल्ट एंड एसिड की सेम कंसनट्रेशन ले लें तो अब जब log ऑफ 1 निकालेंगे तो log ऑफ 1 0 आता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.76। ठीक है, जो pKa की वैल्यू है वही आपका pH ऑफ द बफर सोल्यूशन भी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ एसिड एंड सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। द ऑफ-बफ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। ऑफ-बफ प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स एंटर द लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, यानी सबसे पहले जो उसको लोएस्ट एनर्जी अवेलेबल होती है पहले उसको फिल करता है, यानी 1s को पहले फिल करेगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, इस तरह करके। ठीक है, जो भी लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल होता है उसको पहले वो जो है वो फिल करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बाकी जो सारे ऑप्शंस हैं वो दूसरे आपके पास एनर्जी प्रिंसिपल जो हैं उनसे रिलेटेड है। ऑफ-बफ प्रिंसिपल के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इन द ब्रॉन्स्टन-लॉरी सिस्टम बेस क्या होती है, बेस हमारे पास होती है प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर लॉरी ब्रॉन्स्टन में जो प्रोटॉन डोनर होता है वो हमारे पास एसिड होता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो बेस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विच सेट ऑफ द कंपाउंड्स आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंस्टेंटेनियस डायपोल, डायपोल डायपोल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज द प्राइमरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
तो इसमें उन्होंने कहा है कि आपने इस तरह से अरेंज करना है कि पहला जो मॉलिक्यूल है उसमें इंस्टेनियस डायपोल हो, मतलब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हो, दूसरे में डायपोल डायपोल, और तीसरे वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो अब ये देखें तीसरा वाला में देख लें, जैसे ये डी ऑप्शन है, इसमें मीथेन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो बाकी H2SE वाटर और वाटर ये ठीक है। फिर पहले वाले में, अब लास्ट वाले में आपने देख लिया तो सबसे ज़्यादा जो है वो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। H2S वाला भी ऑप्शन निकल गया क्योंकि सिलीनियम तो शो ही नहीं करता हाइड्रोजन बॉन्डिंग, से वाटर शो करता है। तो B और C में से कौन सा करेक्ट है? तो फर्स्ट वाले में जो है वो हमारे पास उन्होंने कहा है कि इंस्टेंटेनियस डायपोल यानी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होनी चाहिए। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस तो नॉन पोलर में होती हैं, तो वो मीथेन है। तो मतलब हमें पहले और लास्ट वाले का पता चल गया था। तो ऑब्वियसली ये जो है H2SE जो है वो हमारे पास जैसे सिलीनियम है वो डायपोल डायपोल मोमेंट शो करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ही ग्रुप में नीचे करके सिलीनियम भी आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये आपके पास आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, मीथेन, फिर H2SE एंड देन वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, एंथैल्पी चेंजेस फॉर द रिएक्शन इज दिस, द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड इज। अब ये देखें बड़ा इंटरेस्टिंग सा इन्होंने आप कह लें कि SLO बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछा हुआ है कि बॉन्ड नहीं, मतलब डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी H की पूछी हुई है, ठीक है। तो देखें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है कि बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पर तो इन्होंने हमें जो है वो दिया हुआ है, सारे हाइड्रोजन एटम्स अलग अलग दिए हुए हैं कि 4 हाइड्रोजन एटम्स अलग अलग हैं और वो बॉन्ड बना के H2 के 2 मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इससे तो हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं पता चल सकती, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास ये बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है, ये जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है H2 यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 की बॉन्ड फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसको अगर हम उल्ट कर लें, ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर हम रिवर्स कर लें तो वो हमारे पास किस तरह से हो जाएगी, एक मिनट, ऐसे कर लें, 2H2 गोज़ टू फॉर्म 4H, ठीक है। तो अब ये हो जाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको प्लस 869.6 किलो जूल आप करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ H2 के लिए ये हो गई है। तो अब 1 मोल ऑफ H2 के लिए यानी H बॉन्ड के लिए क्या होगी, ठीक है। 2 के लिए ये थी ना, यानी 2 H बॉन्ड थे, यानी ऐसे और ऐसे, उनके लिए डबल थी। और अगर एक के लिए बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी देखनी है तो उसकी हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। 434.8 किलो जूल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया इसको हमने। तो ये एक तरह से बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, द आइडियल गैस लॉ प्रिडिक्ट्स दैट मोलर वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इक्वल्स टू, 1 मोल ऑफ अ गैस किसके इक्वल होता है। तो अब आइडियल गैस में PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, और अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं nRT ओवर P होगा, और 1 मोल के लिए n जो है वो निकाल देंगे तो RT ओवर P हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट चेंज। अब इसमें आपको जल्दी जल्दी से जो है वो ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगानी पड़ेंगी, जिससे आपको पता चले कि ऑक्सीडेशन जो है वो स्टेट किस में चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं जो है वो आपको करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी, ठीक है। तो सी में मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देती हूँ, तो बाकी आपने खुद कैलकुलेट करना है, ओके। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास NO2 में और N2O4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है। एक ऑक्सीजन का 2 होता है तो 4 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका +8 होना चाहिए, और एक ऑक्सीजन का जो है वो +4 होगा, ठीक है। और अब हम इसमें देखेंगे तो एक ऑक्सीजन का 2 होता है तो 2 का क्या होगा, -4 होगा, और उसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन के ऊपर हमने +4 लगाना है। तो यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन का +4 है और यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन का +4 है, ठीक है। तो सी ऑप्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, बाकी सब में चेंज हो रही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are used by the carbon atoms to form carbon carbon and carbon hydrogen bonds in ethene। तो ethene में आपको पता है कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है।
अगेन मैं आपको यहाँ पे कंफर्म भी कर देती हूँ कि इथीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रही है। आपको हर मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो रफ पे कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले सराउंडिंग एटम्स देख लें, यानी ये आपके पास जो है वो सेंट्रल एटम है और उसके सराउंडिंग एटम्स हैं यानी 1 2 और 3, ठीक है। इसके सराउंडिंग एटम्स हो गए 3 और इसका जो लॉन पेयर आपको कोई नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा ना, क्योंकि कार्बन के 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो 4 ही बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हुए हुए हैं, ठीक है। तो टोटल आंसर आ गया 3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दी हाइब्रिडाइजेशन। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स कैसे आते हैं, एक s और 2 p से मिलकर आते हैं, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास आ जाएगा b, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 2015 के सेकंड पेपर के ऑब्जेक्टिव्स को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। आई होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।